नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका, जहां हम डेली की तरह आपके साथ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने वाली है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों हमेशा की तरह हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं, और हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है आपके लिए, सबके लिए, वो है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जी, अगर आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे, तभी आप अपने जीवन में प्रकाश फैला पाओगे। अगर आप दूसरे को प्रकाश देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर प्रकाश की जो है वो ऊर्जा निकलनी चाहिए, तभी आप दूसरे को प्रकाश दे पाएंगे। इसके लिए आपको जो है तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो चमक भी पाओगे। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Which union minister has launched mascot प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? किस केंद्रीय मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर, प्रकृति और हरित पहल शुरू की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी श्री भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी पशुपति कुमार पारस, या ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हम सही जवाब देखते हैं कि किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो है हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक शुभंकर, प्रकृति और हरित पहल की शुरुआत की गई है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि श्री भूपेंद्र यादव। जी, भूपेंद्र यादव जो कि हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने अभी हाल ही में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर, प्रकृति यानी कि मैस्कट प्रकृति का जो है और हरित पहल की शुरुआत की है। अब अगर बात करते हैं कि भूपेंद्र यादव हमारे देश के कौन से यूनियन मिनिस्टर है, तो ये हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, इस पहल को और इस मैस्कट को जो है लॉन्च करने के पीछे सबसे मेन मोटो यानी मेन एम इसका है कि लोग जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसमें अगर थोड़ी भी चेंजेस हो रही है तो उसके बारे में लोगों तक अवेयर कराना, यानी अवेयरनेस फैलाना इस मैस्कट का और इस पहल का जो है मेन एम है। ठीक है, और इसके साथ ही जो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे कंट्री में, उसको भी जो है और इंश्योर करना और सही ढंग से जो है उसको लागू करना, ताकि हमारे देश में जो प्लास्टिक कचरे हैं उसको अच्छे से जो है मैनेज किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। What is the name of Ideathon launched by SEBI for supporting new ideas and innovation in the securities market? प्रतिभूति बाजार में नए विचारों और नवाचारों का समर्थन करने के लिए सेबी द्वारा शुरू किए गए आइडियाथॉन का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंथन, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी स्वयं, या ऑप्शन डी दिशा। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मंथन। जी, यानी जो सिक्योरिटीज मार्केट है उनमें जो है न्यू आइडियाज और न्यू इनोवेशन के सपोर्ट के लिए सेबी के द्वारा एक जो है आइडियाथॉन का जो है उद्घाटन किया गया है, और इस आइडियाथॉन का नाम है मंथन। और इस आइडियाथॉन का जो लॉन्चिंग किया है वो सेबी के चेयरपर्सन जो कि माधवी पुरी बुच है, उन्होंने इनका लॉन्चिंग किया है, यानी कि उद्घाटन किया है। और ये मंथन जो है ये 6 वीक लॉन्ग आइडियाथॉन है, यानी कि ये 6 सप्ताह तक चलने वाला आइडियाथॉन है, जिसमें न्यू आइडियाज और इनोवेशन को जो है सपोर्ट किया जाएगा। अगर हम सेबी की बात कर ले तो सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे प्रतिभूति बाजार की जो है ये देखरेख करता है। और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 12 अप्रैल 1992 में की गई थी, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as the new foreign secretary of India? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी राजीव गौबा, ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्र, ऑप्शन डी दीपक मिश्रा। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्र। जी, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में जो है विनय मोहन क्वात्र को नियुक्त कर लिया गया है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो अपॉइंटमेंट कमिटी
ट्रस्टी ऑफ कैबिनेट के द्वारा की गई है। ठीक है, अगर हम इनकी बात कर ले विनय मोहन क्वात्रा की, तो ये करेंटली जो है नेपाल में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये जो रिप्लेस करेंगे यानी कि जिनका स्थान लेंगे वो है हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी कि ये 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और उसके बाद जो है हमारे देश के जो विदेश सचिव होंगे वो होंगे मिस्टर क्वात्रा। ठीक है, अगर मिस्टर क्वात्रा की इसमें एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए कि क्यों इन्हें ये पदभार सौंपा गया है, तो उनके पास फॉरेन सर्विस में जो है वो 32 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, इसीलिए इन्हें अभी हाल ही में जो है इस पद पे सुशोभित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड बिरसा मुंडा जनजातीय नायक? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलोक चक्रावल, ऑप्शन बी तुहिन ए सिन्हा, ऑप्शन सी अंकिता वर्मा, ऑप्शन डी नमन रंगाचारी। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है आलोक चक्रावल जी। हाल ही में एक पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है, उस पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, और इस पुस्तक के लेखक है आलोक चक्रावल जी। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है यानी रिलीज किया गया है वो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, बिरसा मुंडा के बारे में हम सब जानते हैं, उनके जीवन के बारे में हम सब जानते हैं, और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में क्या अहम भूमिका निभाई है ये भी हम सब जानते हैं। और इन्हीं सब बातों का जो है संकलन इस पुस्तक में रखा गया है कि कैसे उन्होंने जो है हमारे देश के मूवमेंट में इन्होंने अहम रोल जो है इन्होंने प्ले किया, और साथ ही साथ जो है इन्होंने अपने वन में रहने वाले आदिवासी जनजातियों के लिए भी इन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों की जो है जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। ठीक है, अगर इसके लेखक की बात कर ले कि आलोक चक्रावल कौन है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो वो अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर जो है उनके ये अभी वाइस चांसलर है जो जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has penned a book on लक्ष्मीबाई टाइटल्ड क्वीन ऑफ फायर? लक्ष्मीबाई पर क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सविता रस्तोगी, ऑप्शन बी नमन रंगाचारी, ऑप्शन सी श्रुति नागपाल, या ऑप्शन डी देविका रंगाचारी। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी देविका रंगाचारी जी। अभी एक और पुस्तक की बात हो रही थी, अब दूसरी पुस्तक की बात हो रही है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर, और ये पुस्तक किस पे आधारित है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर। और इस पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है देविका रंगाचारी जी। और देविका रंगाचारी जो है ये अवार्ड विनिंग चिल्ड्रंस राइटर और एक हिस्टोरियन है जिन्होंने ये पुस्तक की रचना की है। और ये जो पुस्तक है ये झांसी की रानी के बारे में जो है इनके जर्नी रानी के रूप में कैसा था, और सोल्जर के रूप में इनका जर्नी कैसा था, और स्टेट्समैन के रूप में इनका जर्नी कैसा था, इन सब बातों पे जो है इन्होंने फोकस किया है इस पुस्तक में। ठीक है, और ये जो पुस्तक जो है ये माना जा रहा है कि 13 से 17 साल के जो नवयुवक है उनके लिए ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें प्रभावित करेगा। ठीक है, और इस पुस्तक की जो पब्लिकेशन की गई है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अलेक्जेंडर वुसिक हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सर्बिया जी। सर्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से जो है अलेक्जेंडर वुसिक को चुन लिया गया है। और इससे पहले जो ये सर्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रहे थे तो वो था साल 2017, यानी कि 2017 से ये सर्बिया के प्रेसिडेंट के पद पे बने हुए हैं। ये प्रेसिडेंट के पद पे ही नहीं बल्कि सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और सर्बिया की बात कर ले तो सर्बिया जो है ये साउथ ईस्ट यूरोप का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। ठीक है, ये है सर्बिया के प्रेसिडेंट जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, साथ ही साथ जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है ये, क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी उस देश के रह चुके हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति का भी इन्होंने पद सुशोभित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल।
हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर रिसेंटली। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसे शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी एलन मस्क या ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी एलन मस्क। जी, ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अभी हाल ही में एलन मस्क को जो है शामिल कर लिया है। ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इन्होंने जो है ट्विटर में जो है 9.2% का स्टेक यानी कि इन्होंने भागीदारी के रूप में ये अब जो है उसमें जुड़ गए हैं। साथ ही में मस्क जो है इस पोजीशन पे जो है 2024 तक बने रहेंगे। ठीक है, इन्होंने 9.2% का ट्विटर में स्टेक लिया है जो कि इस ट्विटर का सबसे बड़ा स्टेक जो है अभी तक माना जा रहा है। अगर एलन मस्क की बात कर ले तो एलन मस्क को आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि ये स्पेसएक्स स्पेस एजेंसी के को फाउंडर और साथ ही साथ जो है मोटर व्हीकल्स के टेस्ला के भी एक को फाउंडर है। ठीक है, ट्विटर के अभी जो सीईओ है वो भारत देश के पराग अग्रवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये भी सवाल आपके लिए है क्योंकि एलन मस्क ने जो है अब ट्विटर में भी अपना रुचि यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म में भी जो है अपना रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। पुलित्जर प्राइज विनिंग पोएट रिचर्ड हावर्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ऑनर्ड विद दिस अवार्ड इन विच ईयर? हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1988। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 1970, यानी कि 1970 में जो है कवि रिचर्ड हावर्ड को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये कहाँ के थे? ये एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे और पोएट के अलावा ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी थे। ठीक है, पुलित्जर प्राइज की बात करें कि इन्हें किस जो है इनके रचना के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था तो वो था अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स, यानी अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स जो है इनकी एक रचना थी, उनके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था। पुलित्जर प्राइज दोस्तों जर्नलिज्म के फील्ड में जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्डों में से एक माना जाता है। ठीक है, इन्हें सिर्फ पुलित्जर प्राइज ही नहीं बल्कि नेशनल बुक अवार्ड जिसे पहले अमेरिकन बुक अवार्ड बोला जाता था, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 1983 में। और जो पहले इंडियन थे जिन्होंने पुलित्जर प्राइज का पुरस्कार जीता था उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which has become second state to make भागवत गीता a part of the school syllabus? भागवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जी, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब जो है भागवत गीता भी पढ़ाए जाएंगे, यानी कि इसे स्कूली पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर लिया गया है। और ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य है ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पे भागवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें कि ये किस क्लास से इसकी पढ़ाई की जाएगी तो क्लास 9 से लेकर और ऑनवर्ड्स यानी कि जितने भी क्लासेस है उस क्लासेस में भागवत गीता को पढ़ाए जाएंगे, यानी कि 12 तक पढ़ाए जाएंगे। और पहला स्टेट जो कि भागवत गीता को अपने स्कूलों में लागू किया है वो है गुजरात। और इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट मार्च 2022 में की थी कि क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे को अब जो है स्कूली पाठ्यक्रम के रूप में जो है भागवत गीता भी पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, गीता का इफेक्ट हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। गीता अगर आप पढ़ते हो तो आपके लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चीज़ें जो है होना शुरू हो जाती है और आपकी जो सोच है वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है भी गीता का जो है आप पाठ पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके पाठ पढ़ने से शायद आपको समाधान भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। बट उससे पहले हम जो है इसके अलावा क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं थोड़ी सी इसकी भी जानकारी आपको देना चाहेंगे।
आप जो है इस सरकारी परीक्षा के वेबसाइट के माध्यम से जो है वो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्स के पैक दिए गए हैं, आप उस पैक को खरीद के उसके जो है टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसकी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे से जो है प्रिपरेशन करके जो है आप उसमें पास हो सकते हैं। दोस्तों, तो आप चाहे तो इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हम आपको डेली करंट अफेयर्स के अलावा क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ गुजरात दी आजादी गौरव फुट मार्च हैज बीन स्टार्टेड बाय दी कांग्रेस। कांग्रेस द्वारा गुजरात के किस स्थान से आजादी गौरव पद मार्च शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण, ऑप्शन सी पोरबंदर या ऑप्शन डी गांधीनगर। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए साबरमती आश्रम। जी, गुजरात के साबरमती आश्रम से अभी हाल ही में कांग्रेस के द्वारा एक पद मार्च यानी कि फुट मार्च जो है शुरू किया गया है और इसका नाम उन्होंने दिया है आज़ादी गौरव। जी, और ये जो शुरू किया गया है, ये क्यों शुरू किया गया है, इसके पीछे का क्या एम है, तो ये जो है आज़ादी के 75 वर्ष के पूरे होने पे ये लोगों को और जो है अपने जो इनका जो स्ट्रगल रहा है फ्रीडम के प्रति, उनको दिखाने के लिए, उनको लोगों के बीच लाने के लिए ये फुट मार्च जो है का आयोजन किया गया है कि उनके कंट्री के टर्म में अगर देखें या फ्रीडम के टर्म में देखें तो उनका क्या योगदान रहा है, उसके प्रति लोगों के बीच में अवेयर करने के लिए ये फुट मार्च किया जा रहा है। और ये जो यात्रा यानी कि जो फुट मार्च किया जा रहा है ये 4 स्टेट से होकर गुजरेगा, यानी कि गुजरात से शुरू होकर ये दिल्ली तक आएगा। ठीक है, और इसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर किए जा रहे हैं वो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर किए जाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये फुट मार्च की बात अगर हम कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड दांडी मार्च जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में की गई थी। आपको तो पता ही है कि दांडी मार्च का आयोजन जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भाग लिया था उनकी जो टोटल संख्या थी वो 79 थी और जो टोटल डिस्टेंस कवर किए गए थे वो थे 386 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अगर आप इसकी डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अलावा न्यूज एनालिसिस, वीकली न्यूज और वन लाइनर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टैटिक जीके के रूप में आपको वहां पे रेडी रेफरेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए जो है बूस्टर का काम करती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है। आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि एग्जाम का जो है वो मंथ शुरू हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। थैंक यू।